नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और हम लेकर हाजिर हैं दिन की सबसे बड़ी और सबसे गर्मागर्म रेस। बिहार चुनाव के बाद देश में असहिष्णुता का राग अलापने की जो रेस खत्म हो गई थी, उसे अभिनेता आमिर खान ने एक बार फिर शुरू कर दिया। अतुल्य भारत बताने वाले आमिर खान को कल अचानक देश असहिष्णु लगने लगा। आमिर खान के मुताबिक देश में डर का माहौल इतना ज्यादा है कि उनकी पत्नी ने भारत छोड़ने तक की बात कह दी थी। सवाल यह है कि छोटे और बड़े पर्दे पर देश को बदलने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आमिर खान को अचानक इतना डर क्यों लगने लग गया। सवाल यह भी है, क्या आमिर खान वाकई डरे हुए हैं या फिर वो अपनी बातों से सबको डरा रहे हैं। ताल ठोक के आज इसी पर बहस। गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर। टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। विज्ञापन में तो आमिर खान अतुल्य भारत पर गर्व करने को कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो डराते हैं। When I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. आप किस तरफ हैं? देश का सर झुकाने की तरफ या फक्र से उसे उठाने की तरफ? जो सवाल आमिर विज्ञापन में पूछ रहे हैं, वही सवाल आज उनसे देश पूछ रहा है। This is not a proper kind of putting forward the issues before the country. It unnecessarily tarnishes the image of the country. अगर आपको कहीं परेशानी लगी है तो थोड़ा घूमिए, उन इलाकों में घूमिए जहां पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। वहां पर कोई देश छोड़कर जाने की ख्वाबो ख्याल में बात सोचता भी नहीं। देश का सर गर्व से ऊंचा करें। आमिर कहते हैं कि उनकी पत्नी ने भारत छोड़कर कहीं और जाने को कहा था। सवाल आमिर खान से है, आखिर कहां जाना चाहते हैं वो? क्या आपने अपनी पत्नी किरण से पूछा कि वो किस देश जाना चाहती हैं? क्या आपने अपनी पत्नी को यह बताया कि इसी देश ने उन्हें आमिर खान बनाया है? कोई जाना चाहता तो किसी को रोका गया है क्या? मैं बहुत दुखी हूं उनके इस बयान से। आमिर खान पर देश का माथा ऊंचा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आज अपना ही देश उन्हें असहिष्णु लग रहा है। आखिर क्यों? As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. रामनाथ गोयनका अवार्ड के जिस मंच से आमिर ने देश के हालात पर चिंता जताई, उसी मंच से जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने उनसे पूछा कि दादरी पर लोग रोते हैं, जबकि देश के लिए शहादत देने वालों के लिए आंसू कम पड़ जाते हैं। आखिर क्यों? आमिर के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। So why do we have this double standard? मेरा सवाल ये है, why do we have this double standard while reporting also, while having a debate also, and while giving a reaction also on this? That's my question. Yeah, human beings are complex creatures. That's the truth of the matter. I hope and wish that we could be like machines and we could be kind of calibrated into reacting in the appropriate way each time, and who knows what is appropriate and who decides what is appropriate. जिस देश में आमिर को इज्जत मिली, सफलता मिली, शोहरत मिली, प्यार और सम्मान मिला, उसी देश को छोड़कर जाने की बात करना कितना जायज लगता है? रानी सबसे पहले इस बात की हुई कि शाहरुख खान साहब ने पहले बोला था और हाफिज सईद जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा, निमंत्रण दिया उनको पाकिस्तान आने का। तो क्या अब ये दूसरा निमंत्रण तैयार हो रहा है पाकिस्तान की ओर से? क्या ये सोच समझ के ऐसी बातें बार बार इस देश में लाई जा रही है जिससे सहिष्णु देश के अंदर असहिष्णु वातावरण तैयार किया जाए? फिल्मों में आमिर देश को बदलने के लिए क्रांतिकारी बनते हैं, जान देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भगोड़ा बनने की बात करते हैं। अपनी ही फिल्म की बातों को भूल जाते हैं। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। पुलिस में भर्ती होंगे,
मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, आईएएस बनेंगे, पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर इस देश की सरकार चलाएंगे। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। देश सवाल पूछ रहा है कि अगर भारत परफेक्ट नहीं है तो आमिर उसे परफेक्ट बनाने की बात क्यों नहीं करते? फिल्मों में देश को मां बताने वाले असल जिंदगी में उसे छोड़ने की बात क्यों करते हैं? हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं। और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। मेरे मुल्क का नहीं है? शायद नहीं है, इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूं। आमिर के देश छोड़ने की बात पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक हिस्सा आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसे लोग भी हैं जो आमिर के साथ खड़े हैं। आमिर खान का हर शब्द पूर्णतः सत्य है। मैं ऐसा बोलने के लिए आमिर की प्रशंसा करता हूं। बात अगर इंटॉलरेंस की हो रही है और किसी को डर लग रहा है और आप ये कह रहे हैं कि खबरदार जो तुमने ये कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, ये भी तो इंटॉलरेंस ही हो गई ना। देखिए, आमिर खान तो हमारे देश में रहते हैं। अब मैं तो था जब उसने ये बोला, और वो जो कह रहा था ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, देश के प्रेम से वो कह रहा था। ये जो चिंता उन्होंने व्यक्त की है वो तो अपने दिल, अपने हृदय की बात है, वो तो कोई मैन्युफैक्चर्ड बात तो नहीं है। ताल ठोके में आज इसी सवाल पर बहस होगी कि आखिर आमिर खान के लिए जो देश अतुल्य भारत था वो असहनीय भारत कैसे बन गया? जो देश के आतिथ्य का पाठ पढ़ाता था वो देश छोड़कर भागने की बात क्यों करने लगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या आमिर डरे नहीं है, लोगों को डरा रहे हैं? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह, जानी मानी कॉलमिस्ट हैं। आप उनको टीवी पर भी देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, पत्रिकाओं में भी पढ़ते हैं। और कल आमिर खान से उन्होंने तीखा सवाल भी पूछा उसी कार्यक्रम में जिसमें आमिर खान ने असहिष्णुता की बात कही थी। हमारे साथ है तुफैल अहमद, वो भी जाने माने पत्रकार और कॉलमिस्ट हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर, अखबारों में आप उनके लेख पढ़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेत्री नगमा, जो कि कांग्रेस की नेता भी हैं और फिल्म फ्रेटर्निटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और साथ ही अशोक पंडित भी हमारे साथ हैं, जो जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हैं। कुछ रोज पहले जब असहिष्णुता एपिसोड पार्ट 1 चल रहा था, उस वक्त अवार्ड लौटाने वालों के खिलाफ उन्होंने एक मार्च निकाला था अनुपम खेर के साथ अगुवाई करते हुए। और हमारे साथ अबू आजमी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अक्सर आप उनको इस तरह के विषयों पर चर्चा में हमारे साथ टेलीविजन पर देखते हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं अबू आजमी और तुफैल अहमद, आप दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूं। तुफैल, आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है किसी फिल्म स्टार से ज्यादा आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, बिना सुरक्षा के जाते हैं, और आपके नाम की वजह से आपका धर्म भी आपके साथ जाता है। क्या आपको हिंदुस्तान में डर लगता है? बिल्कुल नहीं। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आमिर खान एक भारत के नागरिक हैं और एक भारत के नागरिक होने के नाते उनको ये हक है कि वो जो चाहे कह सकते हैं, फ्री कंट्री है। लेकिन उसी के साथ ये भी है कि हम भी और इस देश का हर नागरिक भी उनके बारे में जो कुछ कहना चाहता है उसको भी ये एक हक है कि वो जो चाहे कह सकता है। किसी भी समाज में, किसी भी मुल्क में उस समाज का जो इक़दार होते हैं, जो मूल चरित्र होता है, उसको बनने में कई पीढ़ियां लगती हैं, सदियों बल्कि लगते हैं। और आज आमिर खान ये कह रहे हैं कि 6 महीने 8 महीने के अंदर में सब कुछ बदल गया है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वाहियात बात कुछ नहीं हो सकती है। और ये बिल्कुल ही एक सियासी बयान है जो वो दे रहे हैं, जिससे विपक्ष को एक फ़ायदा हो सके। और इसकी एक वजह यह है कि जब से मोदी सरकार आई है, उससे पीछे के देखें 1960s, 1970s, 1980 के दशक में इलेक्शन टाइम्स में राइट्स होते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स। तो अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये हो रहा है कि इस तरह के राइट्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि कुछ नए आंकड़े जो सामने आए हैं उनसे ये लग रहा है कि कम्युनल राइट्स काफ़ी कम हुए हैं। अखबारों में कल और आज छपे हैं ये सब। तो अब ऐसे मौके पे जब हिंदू मुस्लिम राइट्स का एक मुद्दा उठाया नहीं जा सकता है इलेक्शन टाइम्स में, तो अब ये हो रहा है कि कुछ नए मुद्दे तलाश किए जा रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो मोदी जी पावर में हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि विपक्ष पावर में है, साहित्य अकेडमी के लोग पावर में हैं और इस तरह के राइटर्स, फिल्म मेकर्स पावर में हैं, जो कि विपक्ष का रोल काम कर रहे हैं, देश का माहौल बना और बिगाड़ रहे हैं। अबू आजमी,
क्या मैं ये समझूं कि जो बात पहले सांप्रदायिकता की आड़ लेकर कही जाती थी, अब क्योंकि सांप्रदायिकता का कार्ड फेल होने लगा, लोग समझने लग गए कि राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल किस लिए करती हैं, तो नया सिक्का गढ़ लिया गया सहिष्णुता का, और अब उसी की आड़ में सारा खेल हो रहा है? अबू आजमी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद अबू आजमी को हमारी आवाज नहीं जा रही। आप तवलीन सिंह, मैं आपसे इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूं जो बात अभी अभी तुफैल ने कही है। क्या आपको भी लगता है कि सांप्रदायिकता क्योंकि अब फेल होने लगा था कार्ड, तो उसकी जगह सहिष्णुता का एक नया कार्ड गढ़ लिया गया? मुझे बिल्कुल ये बात सही लगती है। एक तो जो ये लोग कह रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि ये खुल के किस तरह कह रहे हैं अगर इतना इंटॉलरेंस बढ़ गया है। कल जो आमिर खान ने अपनी बात कही, सामने आमिर खान के बैठे हुए थे सरकार के बड़े बड़े मंत्री, अरुण जेटली थे, पीयूष गोयल थे, तो अगर इतना ही इंटॉलरेंस बढ़ गया है तो किस तरह से बोल सके आमिर खान अपनी बात इससे? तो फिर ये सारी चीज कहां से आ रही है? क्या आप भी उसी विचार की हैं जो तुफैल कह रहे हैं कि असल में ये सारी बातें बहाना है और मोदी की सरकार निशाना है? नहीं, मैं मानती हूं कि अगर कोई, बल्कि किसी और ने लिखा है, किसी अंग्रेजी लेखक ने, कि आप झूठ बार बार बोलते जाओ तो फिर जो सत्य है वो खत्म हो जाता है, सत्य के सारे निशान मिट जाते हैं और झूठ सच बन जाता है। ये एक मिसाल नहीं दे पा रहे कि ये कहां से इनको इंटॉलरेंस दिख रही है। एक दंगा ये दे नहीं सकते। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पहले, उस वक्त नहीं आमिर खान को डर लगा, और अब अचानक उनको दादरी में एक बंदा मारा गया है। मैंने बल्कि उनसे कल पूछा ये था कि आपको क्या इस बात का डर नहीं है कि ये वहाबी इस्लाम की जो लहर आ रही है दुनिया भर में, वो हमारे देश में भी आएगी, और जो यहाँ का इस्लाम है जो बिल्कुल शांति से रह सकता है हिंदू धर्म के साथ और बाकी धर्मों के साथ, कि ये बदल के वो वहाबी किस्म का हो जाएगा, जहाँ पे पहले वो पत्थर फेंके जाएंगे आमिर खान जैसे लोगों पे, क्योंकि गाना बजाना तो मना है इस्लाम में, वहाबी इस्लाम में। तो इसका जवाब उन्होंने ना दिया मुझे। जी बिल्कुल, कल 2 सवाल ऐसे हुए आमिर खान से जिनके जवाब वो गोल कर गए। लेकिन अनिल शर्मा, आप, मुझे बताया गया कि आप आमिर खान के पक्ष में हैं, जो बात आमिर कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्या वाकई ऐसा है? आपको लगता है कि इंटॉलरेंस बढ़ गया पिछले 8 महीने में देश में? नहीं, देखिए मेरा ऐसा सोचना है, मैं तो सत्य के पक्ष में हूं ना, एक एक्स के पक्ष में हूं ना वाई के पक्ष में हूं। जो सत्य मुझे महसूस होता है मैं उसके पक्ष में हूं। पहली बात तो मैं ये कह देना चाहता हूं। देखिए आमिर खान साहब ने कल कहा, अपनी पत्नी का से उनके जो डिस्कशन, जो चर्चा हुई, वो एक घर में बैठे हुए एक, कभी कभी किसी कमज़ोर क्षण में कोई पत्नी अपने पति को इस तरह की बात कह सकती है, वो बात उन्होंने कही। बस उस बात में अगर वो इतना ऐड कर देते कि भाई कोई नहीं, अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं आपके संग साथ हूँ, तो शायद ये मुद्दा ऐसा खड़ा ही नहीं होता। क्योंकि चूंकि आमिर खान पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो इस तरह की घर की बात अगर पॉलिटिशियन होते तो मंच पे नहीं कहते, और वो सहजता में कह गए, और उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ और इतनी बड़ी बातचीत होती गई सुबह से लेकर शाम तक। सर आमिर खान बच्चे नहीं है, चल रही है। आमिर खान उन अभिनेताओं में गिने जाते हैं सर, जिनको पता है वो क्या बोलने वाले हैं, कितना बोलना चाहते हैं, और उसका क्या मतलब जाएगा। मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वो एक बात जो उन्होंने बहुत मुख्य कही, उस बात को हम क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे। उन्होंने कहा था कि मैं आईएसएस से मुझे प्रॉब्लम है, आईसिस से मुझे प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि टेररिज्म से मुझे प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि भाई कुरान हाथ में लेकर अगर कोई हत्याएं करता है मासूमों की तो ये रॉन्ग है, वो इस्लामिक नहीं है, वो इस्लाम नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। तो आमिर खान साहब की इतना बड़ा वक्तव्य को हमने एक घरेलू बात के सामने उस वक्तव्य को छोटा कर दिया, और इस वक्तव्य को अगर हम कहते, इस बात को हम दुनिया के सामने रखें कि आमिर खान साहब ने ये कहा है टेररिज्म के बारे में, तो शायद हमारे आपके सबके हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी इस बात का बहुत लोगों पे फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ आया हूँ उनकी इस बात को दोहराने के लिए कि जो आमिर खान साहब ने कहा था कि भाई आईसिस से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे टेररिज्म से प्रॉब्लम है, कुरान हाथ में लेकर आप मासूम की हत्या करते हैं,
उससे प्रॉब्लम है, आप मुसलमान नहीं है, आप वो इस्लाम नहीं है, तो उनकी इस बात को हम आगे बढ़ाएं ताकि इससे इस बात से बहुत सारे लोगों में बहुत सारा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आमिर खान बहुत बड़े आइकॉनिक एक्टर हैं और ये हम सब के लिए बड़ी जिम्मेदारी का भी कार्य होगा, ऐसा मेरा सोचना है। कह रहे हैं कि बाकी जो उनकी पत्नी ने कहा वो उनकी घरेलू बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि घरेलू बात थी, मुझे पूरा करने दीजिए ना। जो उनकी पत्नी घरेलू बात होनी चाहिए और उसको उनको नहीं ऐसा कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। और अगर देश में कोई उनको प्रॉब्लम लगती है तो एज ए हीरो और एज ए इंडियन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम भी उनके साथ हैं और उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब हम लोग संग साथ हैं, फिल्मी फ्रेटर्निटी तो ऐसे सब एक दूसरे के संग साथ चलती है, कोई वहां भेदभाव है ही नहीं। सर माफी चाहता हूं, सेकुलरिज्म अगर कहीं है तो हमारी फिल्मी सर माफी चाहता हूं, लेकिन आप जो बहाना दे रहे हैं वो बड़ा लेम डक एक्सक्यूज कहलाएगा। अशोक पंडित, क्या इस बात से लीपापोती हो सकती है आमिर खान की कि उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ कमजोर क्षणों में ऐसी बात कही थी और बाद में वो आधी कह पाए, पूरी नहीं कह पाए, पूरी कह देते कि नहीं मैंने उसके बाद अपनी बीवी को समझा दिया तो बात खत्म हो जाती? क्या ये बात सुनने के बाद ये देश उन्हें माफ कर देगा? उन्होंने क्योंकि अपनी पत्नी से कहा था, कल वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बैठे थे, कल वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बैठे थे, पूरी दुनिया उनको देख रही थी। कोशिश कर रहा हूं मैं, नहीं, मैं लेम बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत से ज्यादा सुरक्षा संसार में कहीं नहीं है, भारत से ज्यादा सहनशीलता संसार में कहीं नहीं है। तो सर ये बात आमिर खान क्यों भूल गए थे कल? बाहर जाता हूं तो भारत में जितनी मुझे सुरक्षा महसूस होती है, कल आमिर खान क्यों भूल गए थे सर ये बात? या आपने कल समझा के नहीं भेजा था उनको कि आपको ये बोलना है वो नहीं बोलना? अरे मैं साहब, मैं कोई आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग मिस्टर आमिर खान, लेकिन हो सकता है आप आमिर खान से दोबारा भी जाइए, वो शायद यही बात बोले आपको। मेरा ऐसा महसूस करना है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आमिर खान की बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि आमिर खान, मैं महसूस करता हूं कि भारत से ज्यादा सहनशीलता कहीं नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। बाहर कहीं भी जाता हूं तो मुझे लगता है इंडिया इज बेस्ट। इंडिया तो ये इंडिया, देयर इज नथिंग बेटर देन इंडिया ऑन दिस अर्थ, दैट इज व्हाट आई फील। ठीक है सर, अशोक पंडित आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, बोलिए। वो भी फील करते होंगे, कभी नहीं कह पाए, शायद आगे कह देंगे। हमें उनके जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे हम बात क्यों नहीं करते? रोहित, जो उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ बात कही, मेरा सवाल ये है आपसे। रोहित, मैं जवाब दे सकता हूं? बोलिए बोलिए सर। रोहित, इस इंटॉलरेंट देश में आपको जो कल द मोस्ट टॉलरेंट अवार्ड मिला है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, उसके लिए मुबारकबादी देना चाहता हूं आपके चैनल को और आपके पूरे जितने भी जो आपके साथी हैं उनको दिल से आपको मुबारकबादी देना चाहता हूं। रही बात इंटॉलरेंस की, हुआ क्या है कि पिछले 10-15 साल से हमारे देश में एक साइलेंट प्राइम मिनिस्टर था, जहां पर शोर बिल्कुल नहीं था, जहां पर आवाज बिल्कुल नहीं थी। सडनली हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर है और देश को आगे ले जाने के लिए पूरे दुनिया में जो तालियां पड़ रही है मोदी साहब के बोलने पे, वो सडनली आमिर खान साहब को इंटॉलरेंस नजर आने लग गया है। मैं आमिर खान साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह देश की विडंबना है कि एक औरत जिसका पति कर्नल बॉर्डर पे मारा जाता है, वो ये कहती है कि मैं अपने दोनों बेटों को आर्मी में एडमिट करके देश को प्रोटेक्शन के लिए लगाऊंगी क्योंकि मेरा देश सबसे ज्यादा टॉलरेंट है। और दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है जो चारों तरफ से सिक्योर्ड है, जो बेशुमार पैसा जिसके पास है, जो सक्सेसफुल है, जिस देश ने उसको सक्सेस दिया है, जिस देश ने उसको स्टार बनाया है, जिस देश ने उसकी परफॉर्मेंस पे तालियां बजाई है, उसने खड़े होकर पूरे देश को बदनाम किया यह कहकर कि यह देश इंटॉलरेंस है। आप देश छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि देश में मेरे बच्चे इनसिक्योर है। वो मां बोलती है कि मेरे दोनों बच्चे आर्मी में जाएंगे, वो लड़ेंगे देश के लिए, और ये कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो इनसिक्योर है। यहां पर इससे ज्यादा देश का विभाजन इंटॉलरेंस और टॉलरेंस के नाम पर नहीं हो सकता। मैं आमिर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, देश ने आपको दिया है, आपने आज तक देश को क्या दिया है? आपने एंटरटेन किया है, आपने पैसे लिए उसके, आप किसानों को आपने अडॉप्ट किया है, आपने गांवों को अडॉप्ट किया है, आपने देश को क्या किया है? आप, मेरे पास सिग्नेचर है आपकी, जब नरेंद्र मोदी का वीजा अमेरिका में रिजेक्ट हुआ तो आमिर खान साहब का
सबसे पहला सिग्नेचर था कि इस आदमी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलना चाहिए। मैं देश की इंटॉलरेंस की बात कर रहा हूं, टॉलरेंस की। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, पहला शख्स हमारी इंडस्ट्री से जो जाके नरेंद्र मोदी को मिला वो आमिर खान साहब थे, और आमिर खान साहब को नरेंद्र मोदी ने गले लगाया। मोदी साहब ने उनको स्वच्छ भारत का फेस बनाया। इसको टॉलरेंस बोलते हैं, इंटॉलरेंस नहीं बोलते। इंटॉलरेंस उन लोगों से जाके पूछिए जो मर रहे हैं, जो रोज लोकल ट्रेन में धक्के खा रहे, जो सड़क पे गरीब है, जो किसान है। इंटॉलरेंस तो उनको लगना चाहिए। आपको किस चीज की इंटॉलरेंस है? ठीक सर, आप टॉलरेंस और इंटॉलरेंस के नाम पे देश को डिवाइड कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि डिबेट्स पे आमिर खान साहब को आना चाहिए, हमारे आमने सामने बैठकर हमसे डिस्कस करना चाहिए कि क्या ऐसा इंटॉलरेंस है जो पिछले 20 साल में नहीं था, वो पिछले 6 महीने में हो गया। ठीक अशोक जी, विश्वरूपम में कमल हसन को अपने शॉट्स काटने पड़े, तब आपको इंटॉलरेंस नहीं लगा। आपने अपने फिल्मों में हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया, हमने आपको सपोर्ट किया और फिल्म आपकी रिलीज हुई। ठीक बात, करोड़ों रुपए आपने मैं इसी सवाल को लेकर आता हूं। तब आपको अशोक जी यही सवाल लेकर आना चाहता हूं। अशोक जी यही सवाल लेकर आना चाहता हूं। पिछले 5 साल में 2010 से 2015 तक अबू आजमी देश की 20 ऐसी टॉप ग्रॉस वाली फिल्में हैं जिन्होंने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। उसमें से 12 आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में हैं। उसके बाद भी इनमें से 2 सितारे ये कहते हैं कि देश असहिष्णु है, हमको डर लगता है यहां पर। नहीं, देखिए सच्चाई तो यह है कि आमिर खान ने कोई गलत नहीं बोला है, चाहे कितना भी लोग बोले। आमिर खान साहब की वाइफ जो नॉन मुस्लिम है, अगर वो ये कहती हैं कि भाई देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो सोचना चाहिए। आप मुझे बताइए, इंटॉलरेंस नहीं है क्या? एक आदमी बैठ करके गवर्नर की पोस्ट पर बैठ करके कहता है कि इस देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन एक भी बीजेपी आरएसएस का वर्कर निकल करके उसके खिलाफ कहीं भी उसके मुंह पे कालिक नहीं पोतता है। आमिर खान ने अपनी वाइफ की बात को कह दिया, तो टॉलरेंस वाले देश में ये इंटॉलरेंस नहीं है क्या? अबू आजमी उनका पुतला फूका जा रहा है, उनके मुंह पे कालिक पोती जा रही है, क्या है ये? अबू आजमी, ये सच्चाई है जी। टॉलरेंस उसे कहते हैं जब आप यहां बैठकर खुलेआम एक फांसी की सजा पाए आतंकवादी की पैरवी करते हैं और उसके बावजूद आप पे देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जाता, आप बैठ के पैरवी करते रहते हैं खुलेआम, उसे टॉलरेंस कहते हैं सर। नहीं करते हैं, सच्चाई बयान आप पैरवी करते हैं सर, आप पैरवी कर रहे थे, लगातार करते रहे, एक दिन नहीं बार-बार करते रहे। मुझे जो आपने याकूब मेमन के पक्ष में टीवी पर पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया है। बोलिए, अगर आपने बुलाया है तो पूरी बात सुनिए। जी नहीं, आज मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये हिंदुओं का देश है, मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। 1000 साल मुसलमानों ने इस देश में हुकूमत की है। अबू आजमी ये बता दीजिए, आप पहले तो मुगलों के शासन से बाहर निकल आइए सर। कभी नहीं कहा, मुझे आपके पुरखों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आजादी के बाद से अब तक अबू आजमी कितने मुसलमानों को छोड़कर यहाँ से पाकिस्तान जाना पड़ा? कितने मुसलमानों का आंकड़ा आपके पास है सर? कितने मुसलमानों का आंकड़ा आपके पास है जिन्हें डर की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा? आप लोग झूठ बोलते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने के लिए देश को बदनाम करते हैं। आप लोग आतंकवादी, आप लोग देश को बदनाम करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने के लिए। आप लोग टीवी पर बिठा करके बीजेपी के सपोर्टर को ला करके नरेंद्र मोदी को बढ़ाना चाहते हैं, जो इस देश की इज्जत और सम्मान को बेच रहे हैं। मतलब जो भी आपसे सवाल करते हैं वो बीजेपी का सपोर्टर। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं सर। आपसे जो सवाल कर दे, आपसे इत्तेफाक ना रखे, जो आपसे इत्तेफाक ना रखे वो बीजेपी का सपोर्टर है सर। इससे समझ में आता है इंटॉलरेंस क्या होती है सर। इससे समझ में आता है अबू आजमी इंटॉलरेंस क्या होती है, इसी से समझ में आ जाता है। मैं एक चैनल पूरा, ठीक है सर छोड़ दीजिए आप, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अबू आजमी। आप आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे सर? पहले कम से कम छोड़ दीजिए सर उस चीज को, छोड़ दीजिए। तवलीन सिंह, मैं नगमा के पास जाऊं उसके पहले वापस आपके पास आना चाहता हूं। इंटॉलरेंस तवलीन सिंह उसे कहेंगी, ताकत रखिए। इंटॉलरेंस तवलीन सिंह उसे कहेंगी जहां कोई आपकी बात पर सवाल कर दे तो आप उसे राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता घोषित करने पर उतर आए, या उसे कहेंगी
जहां पर आप आतंकवादी की खुलेआम पैरवी कर रहे हैं और फिर भी कम से कम देश की सरकार आपको बोलने दे रही है, आपको खुली छूट दे रही है। वहाबी को बुरा बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वहाबी मुसलमान इस्लाम के भी सुन लीजिए, वो बता रही हैं आपको, कोई मोहतरमा बैठी है, सर वो बता रही हैं आपको, सुन लीजिए, वहाबी क्या होता है ये सब, सुन लीजिए, सब जो है ये सब आरएसएस का, इस्राइल का एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है इस्लाम को बदनाम करने का। इस्लाम आतंकवाद से बहुत दूर रहता है। बोलिए तवलीन जी। अरे रब्बा, हद होती है, टॉलरेंस की हद है ये कि हम इस तरह की बातें सुन रहे हैं चुप करके। हाँ, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। कल जो आमिर खान ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वहां भी आइडियोलॉजी को आप क्या कह रही हैं बैठ करके? वाह वाह वाह। एक मिनट चुप रहें, एक मिनट। आईसिस की हिफाजत भी उन्होंने की, ये कह के कि ये इस्लाम से इनका कोई रिश्ता नहीं है। कैसे नहीं है, जब ये कुरान के सुरे पढ़ के कह रहे हैं कि हम इस्लाम के लिए ये सब कर रहे हैं। तो एक तरह से आमिर खान ने इनकी हिफाजत की है, इनको गलत नहीं बताया, इनको सिर्फ ये कहा कि ये इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, हाँ, कि टेररिस्ट होता है। तो ये लोग खुद जब कह रहे हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी ये नहीं कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किरण और आमिर खान को इतनी तकलीफ है तो इससे ज्यादा टॉलरेंट देश में कहाँ जाएंगे? क्या अमेरिका वीजा देगा मुसलमानों को आजकल? यूरोप में जाएंगे या मिडिल ईस्ट में जाएंगे? कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं जहां इंडिया से ज्यादा टॉलरेंस है? मुझे पहले ये बताएं। मुझे बहुत बुरी लगी उनकी ये बात, क्योंकि ये इससे ज्यादा बदनामी नहीं हो सकती इस देश की और इससे गलत बात नहीं हो सकता कोई इंडिया के बारे में कहे। बोलिए अबू आजमी, जवाब देना चाहते हैं आप? चलिए अबू आजमी, मुझे लगता है फिर से उनका लिंक टूट रहा है। नगमा साहब, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। नगमा भी हमारे साथ हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं, कांग्रेस की नेता भी हैं। तो फिर ब्रेक पर जाऊं, जल्दी से आपका एक कमेंट। जो बातें अबू आजमी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डर लग रहा है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बातें हो रही हैं, मुसलमान तनाव में। क्या वाकई ऐसा है, या राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक बिखरने से डरती हैं इसलिए ऐसा माहौल बनाती हैं? मुझे ये लगता है कि हमारे समाज में, इस देश में इतने मुस्लिम आइकन्स पैदा हुए हैं। सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, अजीम प्रेम जी हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं। तो ये इस समाज में आपको इतनी टॉलरेंस मिल रही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि इस बात पे भी टॉलरेंस मिल रही है कि पीके फिल्म में आप लॉर्ड शिवा को आप बल्कि टॉयलेट में बंद करके उनको रगेद कर धमकियां देते हैं। इसके बावजूद भी लोग टॉलरेट कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। तो मुझे अफसोस ये लगता है कि इस सब के बावजूद आप इस तरह का एक कमेंट देते हैं जो कि एक बड़े राइटर को, फिल्म मेकर को नहीं देना चाहिए। इससे एक आम जनता में जो मैसेज जाता है वो गलत मैसेज जाता है। तो लेकिन मुस्लिम्स का जो मसला है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इस वक्त अगर देखें आप, दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम मुल्क हैं, किसी से भी कंपेयर करें तो हिंदुस्तान सबसे अच्छा मुल्क है जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। मजहबी आज़ादी है, सियासी आज़ादी है, तालीम के इतने इदारे हैं शिक्षा जितना किसी भी मुस्लिम मुल्क में नहीं है। ये बात शाहरुख खान को, आमिर खान को, अबू आजमी को समझ में क्यों नहीं आ रही कि दुनिया में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा शांति से कहीं रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं, जैसा अभी तुफैल ने कहा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या आमिर खान असल में राजनीतिक टूल बन गए? किसी वजह से बने, सोच समझकर बने, क्योंकि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं, थिंकर्स हैट पहनने वाले अभिनेताओं में गिने जाते हैं। तो क्या नासमझी में उन्होंने ये बात कही हो सकती है? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ताल ठोक के आप देख रहे हैं आमिर खान डर रहे हैं या कि आमिर खान डरा रहे हैं। आज बहस इस पर हो रही है। एक बार फिर आपको बता दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं तवलीन सिंह और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार तुफैल अहमद। पैनल पर आज हमारे साथ अशोक पंडित हैं, फिल्मकार हैं, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा है, हमारे साथ अबू आजमी है और हमारे साथ अभिनेत्री नगमा भी हैं, जो अभिनेत्री होने के साथ साथ कांग्रेस की नेता भी हैं। नगमा जी, जल्दी से आपसे कमेंट, क्योंकि ब्रेक के पहले लगातार सबसे बात करते हुए आपसे कमेंट नहीं ले पाया। आपकी बात सबसे पहले आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, आज मैंने देखा किरण रिजिजू जी ने कहीं पर कहा कि किसी चैनल पे कहा कि माइनॉरिटी को ये फ्रिंज एलिमेंट्स के साथ डील करना चाहिए और उनको इनके साथ डील करने में सक्षम होना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ
कि आमिर खान महज एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो हमेशा से सोशल अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा शामिल रहे हैं। कई बार इंटरव्यूज होते हैं, कई बार एक्टर्स के इंटरव्यूज होते हैं। शाहरुख खान से भी अनगिनत सवाल किए गए थे। शाहरुख खान से एक इंटॉलरेंस का भी सवाल किया गया था और उन्होंने उस पर जवाब दिया कि हाँ, हमें ऐसा लगता है। कलबुर्गी जी के बाद और बहुत सारे ऐसे लोगों, दाभोलकर जी के बाद, और भी ये दादरी का जो इंसिडेंट हुआ, हरियाणा का जो इंसिडेंट हुआ, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज को लेकर अगर उनको ऐसा लगा, उन्होंने हमेशा से पॉजिटिवली हर इंटरव्यू में हर चीज़ों पर जवाब दिया है। अतिथि देवो भव, हिंदुइज्म का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरे ब्रह्मांड को साथ में लेके चलने की बात है। तो डिविजिव पॉलिटिक्स की बात कहाँ से आती है? टॉलरेंस और इनटॉलरेंस तो तब होता है जब डेमोक्रेटिक एक राइट होता है, एक इंसान डेमोक्रेटिकली बात कर सकता है। अभी मैं देख रही थी तवलीन जी कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे लोग करते हैं। अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे कोई अगर गलत कहता है तो उसे सही ठहराया नहीं जा सकता। टेररिस्ट होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। अगर शाहरुख खान ने कहा भी कि इंटॉलरेंट माहौल है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी ने कुछ कह दिया, उनका व्यू पॉइंट कुछ अलग है तो ठीक है ना, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें उस पर इतना वाद विवाद, अगर हमें इन सब चीज़ों पर इतनी आपत्ति हुई, जिन्होंने इतने डिसेंटली बात किया, तो फिर गिरिराज सिंह जी के जो बयानात आते हैं बिहार के इलेक्शन के पहले, बिहार में तो रिजेक्ट कर दिया गया। बिहार के इलेक्शन के पहले उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान जाएंगे। तो क्या लोग उनसे डर गए? क्या लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया? क्या बिहार में बीजेपी जीत गई? नहीं, ये सब चीजों पर लोग जीतते नहीं हैं। लेकिन आमिर खान पर खास करके टिप्पणी उठाना, जो कि हमेशा से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे रहे हैं, जिन्होंने ये ऐड भी किया है अतिथि देवो भवो, वो हिंदुस्तान में हमेशा से एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक जो घरेलू कॉन्वर्सेशन हुआ है जिसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के चले जाऊंगा, उनकी बीवी ने एक ऐसी फीलिंग प्रकट की। उस फीलिंग को जो प्रकट की है, क्या हम उसे एक सहजता से, क्या हम उसे लेकर उसे समझ नहीं सकते कि हाँ ऐसी भी एक फीलिंग हो सकती है? और क्यों नहीं हो सकती? जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपका बेबुनियाद बयानात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने अखंडता की शपथ ली है और उनको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसमें मैं नहीं समझती कि उसमें इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। जब FTII का भी मामला आया था, जब अभी सेंसरशिप का भी मामला आया, जहां पर पहलाज निलानी जी को बुलाया गया और घसीटा गया, मेरे ख्याल से अशोक पंडित जी भी थे उस चैनल पे, जिसपे उन्हें भी आपत्ति थी कि उन्होंने क्या किया कि वो मोदी जी का भी फोर्स कर रहे थे सबको चलाने के लिए, वो एक एड या डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो मुझे नहीं लगता कि वेरिएशन ऑफ थॉट्स अगर होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। यही बात पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि टॉलरेंट माहौल है या नहीं है, और क्योंकि हमारा टॉलरेंट माहौल नहीं है इसीलिए हम लोग किसी को बोलने ही नहीं देते, कोई दूसरा व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। क्या आज तक उन्होंने ऐसे कुछ कहा है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, हमेशा से वो जाके गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे हैं, हमेशा से मोदी जी के लिए जाके उन्होंने प्रचार किया है। लेकिन आज एक बात अगर उन्होंने बोल दी है तो उस एक बात से उनको इस तरह से बिहेव किया जा रहा है उनके साथ में, ये बात तो गलत है। 1.5 से 2 मिनट आपने अपनी बात रखी है, किसी ने ना टोका बीच में, किसी ने ना काटा आपको, सब केवल हाथ खड़े करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, दो लोग कम से कम है जो कमेंट करना चाहते हैं आपकी बात पर, और एक मैं कम से कम हूं जो आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूं। टॉलरेंस का इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा कि आपकी सारी बात सुनते रहे, बहुत जगह लोगों के आपके मतभेद भी हो सकते हैं, फिर भी सुनते रहे। पहले तवलीन जी आप अपनी बात कह लीजिए, फिर अशोक जी आपके पास आता हूं। धन्यवाद। तवलीन जी बोलिए। तवलीन जी, क्या आपको लगता है कि तवलीन जी ने जो बात की है कि अल्लाह के नाम पे लोग अल्लाह के नाम पे लोग अगर मर्डर करते हैं, वो डिफेंड कर लेंगे अपनी बात को, ने उन्हें गलत साबित किया तो क्या वो गलत हो गए? नगमा जी, उन्होंने सही कहा है, नगमा जी, पेरिस में अटैक करने वाले, कश्मीर से सीरिया चले जाने वाले, कोई गलत करे, टेररिज्म का काम करे तो क्या वो उन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है? ठीक मैडम, प्लीज मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं तवलीन जी से भी और अशोक पंडित से भी। अशोक पंडित, अगर सीरिया पेरिस में अटैक करके 150 लोगों को मार देने वाले भटके हुए नौजवान हो सकते हैं, अगर मुंबई अटैक्स में हिस्सा लेने वाले भटके हुए नौजवान हो सकते हैं, अगर कश्मीर से ISIS में भर्ती होने के लिए सीरिया चले जाने वाले, मुंबई से ISIS में भर्ती करने के लिए सीरिया चले जाने वाले भटके हुए नौजवान हो सकते हैं, तो दादरी में अखलाक को मारने वाले भटके हुए नौजवान क्यों नहीं हो सकते?
उस एक अखलाक के बाद पूरे देश को आप असहिष्णुओं का देश कैसे घोषित कर सकते हैं? मैं नगमा जी से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। नगमा जी ने 3 इंसिडेंट सुनाए, दाभोलकर, कलबुर्गी और दादरी। ये तीनों चीज़ें कांग्रेस के राज में उनके अंडर हुए हैं, ये सारी हत्याएं। वो इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। मैं आमिर खान साहब की बात को तब सीरियसली लेता कि आमिर खान साहब को तब बोलना चाहिए था कि ये गलत हुआ है और इंटॉलरेंस इस कंट्री में फैल रहा है। जैसे ही मोदी जी की सरकार बनती है, ये नई सरकार आती है और कांग्रेस बाहर जाती है, तो इन लोगों को इंटॉलरेंस नजर आता है। नगमा जी, आपने बहुत सही कहा कि टेररिस्ट होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इंटॉलरेंस का विक्टिम मैं हूं कश्मीर में। मेरे से बड़ा इंटॉलरेंस का विक्टिम हिंदुस्तान में नहीं है कोई। और जब मुझे निकाला गया, वहां की हर मस्जिद से एक आवाज आई, आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी खाली करो, अपनी औरतों और अपनी बेटियों को छोड़ के जाओ। एक भी मुसलमान उस पूरे कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में उसने आवाज नहीं उठाई कि यह जो मुसलमान कर रहा है यह गलत है। सडनली आपको इंटॉलरेंस नजर आता है, सडनली आपको टॉलरेंट देश इंटॉलरेंस नजर आता है। प्रॉब्लम यह है कि आप सिलेक्टिव हो। आपको जो चीज सूट करती है आप उसके खिलाफ बात करते हो। आप हमारे बारे में बात नहीं करोगे, विश्व रूपम के बारे में आप बात नहीं करोगे। आप पीके में हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाते हो और आपकी पिक्चरें चलती हैं, आप तब बात नहीं करोगे। तब आप कहते हैं कि देश सेक्युलर है। कमल हसन के विश्व रूपम में मुसलमानों ने ऑब्जेक्ट किया, उनको सीन काटना पड़ा। तब आपने क्यों नहीं बोला कि यह देश इंटॉलरेंट है? बोलिए नगमा। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि इस देश का विभाजन करके हम देश को टॉलरेंट और इंटॉलरेंट में नहीं बांट सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो किया गया है किसी एक कौम ने किसी एक कौम के साथ किया है, उसे दूसरी कौम को एक कौम के साथ करके जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये हिंदुइज्म का डेफिनेशन ही नहीं है। हिंदुइज्म का डेफिनेशन है वासुदेव कुटुंबकम। हिंदुइज्म का डेफिनेशन है सबको एक साथ में, एक धर्म में एक साथ में लेके चलना। पूरा विश्व एक है, पूरे विश्व को, एक ब्रह्मांड को एक लेके चलना। हिंदुइज्म का डेफिनेशन ही वो है। हिंदुइज्म का डेफिनेशन ये नहीं है कि वो विभाजन करे। नहीं, मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए। आप आज आप कुछ और बात करें। इस देश को अब इंटॉलरेंट और नहीं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं एक टॉलरेंट और इनटॉलरेंट माहौल की बात कर रही हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ। नहीं, आज आमिर खान साहब ने आज आमिर खान साहब ने आज पहली बार ऐसा कुछ एक एटमॉस्फेयर के बारे में कहा। वो जाके अन्ना हजारों के साथ भी खड़े हुए थे, वो जाके मेधा पाटकर जी के साथ भी खड़े हुए थे इश्यूज पे, वो जाके मोदी जी के साथ भी खड़े हुए थे इश्यूज में। आज अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें इंटॉलरेंट माहौल लग रहा है, वो इसलिए भी, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना, उन्होंने खास करके ये कहा है कि मेन 2 पॉइंट पर जो उन्होंने खास करके स्ट्रेस किया है। एक उन्होंने, हाँ मैं बता रही हूँ ना, बता रही हूँ, सुनिए मैं बता रही हूँ आपको। उन्होंने ये, मैं कह तो रही हूँ, सुन नहीं रहे हैं आप लोग, सुनेंगे तब ना सुनेंगे। वो कह रहे थे, उन्होंने कहा इंटॉलरेंस, इनसिक्योरिटी और इंटॉलरेंस। अरे भाई सुनिए तो, अशोक जी सुनिए तो, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने, जरा सुन तो लीजिए। बोले सुन रहे हैं, सुन लीजिए अशोक जी। उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई कांड हो जाता है, जैसे दादरी का हुआ या फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में जो हुआ था, उसमें जब परपेट्रेटर्स को सजा नहीं दी जाती है, वो सजा डिले की जाती है, उनको उसका हिसाब किताब नहीं दिया जाता, उसके बाद जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं और उस पे
उस पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं। और वो लोग अभी जैसे आमिर ने कुछ कहा, उन्होंने कहा इंटॉलरेंस के ऊपर, अचानक से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर उन्हें ये देश पसंद नहीं है तो वो देश छोड़ के चले जाए। ये बातें खौफ पैदा करती हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने सबके सामने कहा, वहां बीजेपी के नेता भी बैठे थे कि अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो इस पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जब आप पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर जो बातें कह रहे हैं उनको किसी का पर्सनल बयान कहकर खारिज कर सकती हैं, पार्टी लाइन नहीं मानती, तो योगी आदित्यनाथ की बात को आप सरकार की लाइन कैसे मानती हैं? फॉरेन सॉइल पे जाकर हिंदुस्तान को बदनाम नहीं करने का। हमारे प्रधानमंत्री कितने बार जाके हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोले हैं फॉरेन सॉइल पे? वो तो शुरू से जब से वो फॉरेन सॉइल पे जा रहे हैं तब से कह रहे हैं इंडिया तो भ्रष्ट कंट्री था। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर जो कहते हैं उसमें आप कहते हैं कि पर्सनल बात है, पार्टी से ना जोड़िए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो सरकार की बोली मैं किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो कर रहे हैं, मैम इस पर कल एक लंबी बहस हो चुकी है, आपकी पार्टी के लोग अपना स्टैंड रख चुके हैं। मैं ब्रेक पर जाऊं उसके पहले बहुत जल्दी से क्या राजनीतिक पार्टियां असल में मुस्लिम वोट बैंक का मोह नहीं छोड़ पाती और उनको लगता है कि एक राजनीतिक माहौल अगर डर का देश में रहेगा तभी वो उस फायदे को कमा पाएंगे, और इसलिए राजनीतिक पार्टियों के ये हित में रहता है कि एक डर का माहौल बना रहे। बिहार के इलेक्शंस में ये देखा गया है कि मुसलमानों को इतना डरा दिया गया था कि वो नमाजें पढ़ रहे थे और उस तरह से उन्होंने वोट भी दिया है। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो राइटर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, प्ले राइट्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, वो उनका एक रोल होता है, एक पॉजिटिव रोल होता है, क्रिटिकल रोल होता है। वो जिस समाज में पैदा लेते हैं, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समाज में पैदा लिया हूँ, कोई ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है, तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस समाज के बारे में क्रिटिकल वे में कुछ कमेंट करे, उसको आगे बढ़ाने के, उसकी बुराइयों पर नज़र रखे। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इंडिया में जो कुछ मुस्लिम राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं या फिल्म मेकर्स हैं, मुझे लगता है कि वो बाकी लोगों के बारे में कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो जिस समाज से इमर्ज कर रहे हैं, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज के जो मसले हैं उस पर एक तरह से वो डिनाइल मोड में है। वो बातें जो कहनी चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब आमिर खान ने पीके मूवी बनाई, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए और उसको मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन सवाल है कि क्या एक मुस्लिम समाज के बारे में भी एक पीके मूवी बना सकते हैं या नहीं, ये क्रिटिकल क्वेश्चन। ठीक, हम ब्रेक पर जाएं, उसके पहले दो चीजें हैं। एक तो ये बार बार ये कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब आतंकवादियों को सजा दी जाती है तो राजनीतिक पार्टियों के नेता खड़े हो जाते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ये कैसे हो जाता है? और दूसरा, तवलीन सिंह अपनी बात रखेंगी ब्रेक के बाद, जो नगमा की बात पर वो कमेंट करना चाह रही थी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तालठोक के आखिरी पड़ाव पर इस वक्त हमें। ब्रेक के पहले कुछ बातें नगमा ने रखी हैं। तवलीन सिंह, आप जवाब देना चाह रही हैं उनकी बात का, आप बोलिए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस का राज रहा है 47 के बाद, तकरीबन पूरा जितना भी हमारी वो जिंदगी रही है इस देश की, इनका राज रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि 6 महीनों में या 14 महीनों में बिल्कुल ही चरित्र बदल गया है देश का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाएं जो बनाई हैं वो इतनी कमजोर थी कि ना न्याय मिल सकता है अब, ना सजाएं होती हैं किसी को? ये किस तरह की बातें हैं? इससे बड़ी बदनामी करने की कोशिश क्या हो सकती है कि आप कह रहे हैं कि ये तो लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, यहाँ पे आप सरकार बदल दो तो आपकी कोई संस्थाएं काम नहीं करेंगी। तो ये कांग्रेस वाले जो हैं सॉरी, ये कुछ सोच समझ के अपना बयान रखें, क्योंकि इनके जितने भी बयान आते हैं वो किसी पार्टी को नहीं बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम करने वाले बयान हैं। बोलिए नगमा, फिर अबू आजमी के पास जाना है। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि तवलीन जी ने बड़े तोड़ मड़ोड़ के मेरा पूरा बयान सामने रखा है। मैंने कोई और बात ही की थी, उन्होंने बिल्कुल कुछ और बात की है। मैंने आमिर खान के बयानात को लेकर उस पे टिप्पणी की थी कि कैसे उनको क्या फीलिंग हुई थी और क्या हिसाब से उन्होंने क्या कहा था। किरण जो उनकी वाइफ है वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हैं, और उनको अगर ऐसी फीलिंग आई है तो कांग्रेस का तोड़ मरोड़ने का कोई सवाल नहीं आता। और दूसरी बात यह है तवलीन जी कि मौसम और वक्त बदलते रहते हैं, और वक्त बदलने के साथ साथ अगर आपको उन चीज़ों पर कोई आपत्ति नहीं होती कि जैसे कि साध्वी निरंजन जोशी कहती हैं कि रामजादा और एक्सजादा के बीच में वोट करना चाहिए, या गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि वो जो बीजेपी को नहीं वोट करते वो वहां पर पाकिस्तान चले जाएं, या फिर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मरी हुई मुस्लिम औरतों को रेप किया
जा सकता है। पूरी हिंदुस्तान देख रही है, पूरी हिंदुस्तान जानती है कि वो उन सब ने ऐसा ऐसा किया है। उस पर कई सारी डिबेटें नेशनल टेलीविजन पे हुई हैं, और अगर ये ऐसा कहती हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, आज मैंने किरण रिजिजू जी का बयान देखा था जहां पर उन्होंने खुद कहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये फ्रिंज एलिमेंट्स को डील करने के लिए सक्षम होना चाहिए। और वो जब ये सब कहती हैं तो ये कैसे इस बात को, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें उस चीज को लाने की समय जा रहा है, थोड़ा ये अलग अलग जो लोग सोचते हैं, समय जा रहा है। देखिए बड़ी मुश्किल से कनेक्ट कहां से कांग्रेस पे चली गई और कहां से ये सारी बयानात कर रही है। हम तो आमिर खान की बयानात पे बात कर रहे हैं। ठीक। और उनको आमिर खान का बयान जो इनटॉलरेंट माहौल है उस पे खराब लगा, लेकिन ये खराब नहीं लगा कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये किस तरह की बयान, ये उनको खराब नहीं लग रहा है, उसके बारे में वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। वो इतनी इग्नोरेंट है कि उन्हें ऐसे पता ही नहीं कि इन लोगों ने ऐसा कहा है। इसमें नेशनल टेलीविजन डिबेट्स हुए हैं। नगमा जी फिर काटेंगे तो आप कहेंगे कि इंटॉलरेंट हुआ ही नहीं है। सुनिए ना, बात सुन भी लीजिए ना जवाब में, प्लीज। तवलीन जी आप बोलिए, फिर अबू आजमी से कमेंट लूंगा। बोलिए। वो जो पूरी बात तो उनकी मैम ठीक है, वो बोल रही हैं, सुनिए तो सही। जवाब दिया नगमा जी, सुनिए तो सही। बोलिए तवलीन जी। हाँ अच्छा, जब बहस होती है तो किसी के वो पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए। नगमा जी आपको थोड़ी अक्लमंदी से बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं जो कह रही थी वो ये कि अगर आमिर खान या आपको लगे अक्लमंदी वाली बात पर्सनल हुई कि नहीं हुई, चिल्लाना बंद करें जरा, 2 मिनट की ये पर्सनल बात तो किसी और को करने दें। नगमा जी सुन तो लीजिए। नहीं, जो आपने अकलमंदी की बात मैं नहीं बोलना चाहती। नगमा सुन लीजिए ना उनकी बात को, अब आपकी बात को वो क्लैरिफाई कर रही हैं। सुन लीजिए, जो बात उन्होंने कही वो क्लैरिफाई कर रही हैं, उसको सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कह रही हूं कि अगर आमिर खान या नगमा या कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि 14 महीने में भारत का चरित्र बदला जा सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक न्याय की वो है ही नहीं। और अगर ये इतनी कमजोर है तो दोष किसको देना चाहिए? तो अगर थोड़ा आप बाहर निकल के ये राजनीतिक बातों से आगे बढ़कर इस देश की थोड़ी इज्जत करें। अबू आजमी लास्ट कमेंट, क्या राजनीति से ऊपर उठेंगे लोग हमारे? कम से कम देश के मामले में राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से अलग सोचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। रोहित जी मैं आपको बताऊं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले इस देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, यहाँ पर तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आज उन्हीं के खानदान का एक लड़का आमिर खान, बिल्कुल उन्हीं के खानदान का है, वो कह रहा है कि उसकी वाइफ कह रही कि हिंदुस्तान में आज जो है कहीं चले जाना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में मुसलमान मस्जिदें नहीं बना पा रहा है, आरएसएस लोग नहीं बनाने दे रहे हैं। आज मुसलमानों को सिर्फ गाय के नाम पर जबरदस्ती मारा जा रहा है। आज मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम इस देश से चले जाओ। तो ये इंटॉलरेंस है, मानना पड़ेगा इस बात को। इस बात पे सर जोड़ के विचार करना चाहिए। हमारा देश सबसे अच्छा देश है, इस देश से अच्छा दुनिया में कोई देश हो ही नहीं सकता। लेकिन इस देश में जो लोग आज दंदनाते फिर रहे हैं, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, बीजेपी के लोग, इनको लगाम लगाना ही पड़ेगा। समय हो गया है खत्म, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात जो मैं लाना चाहता था आप खुद ले आए कि उन्हीं अबुल कलाम आजाद के वंशज आमिर खान ठीक उससे उलट बात कह रहे हैं जो अबुल कलाम आजाद ने कही थी। पंडित जी माफी चाहता हूं, समय हो गया खत्म, लेकिन 30 सेकंड में आपसे ले रहा हूं केवल तुफैल कि आमिर खान को यह सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था, कि हमको सोचना चाहिए कि आमिर खान क्या कह रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो मुल्क का एक सेकुलर तबका जो है, कबीला जो है, एक सियासत कर रहा है, और हमारे देश के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सियासत क्या है। अगर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है तो उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर हिंदू अगर टेररिस्ट है तो उसको आप क्यों उसको रिलीजन से जोड़ते हो? ठीक। तो अगर बात कहो तो दोनों कहो या फिर नहीं कहो। पीके मूवी बनाओ तो हिंदुओं के लिए भी नहीं बनाओ, मुस्लिम्स के लिए भी नहीं बनाओ, या बनाओ तो दोनों के लिए बनाओ। दोनों के लिए बनाओ। और असहिष्णुता अगर आपको दिखती है तो फिर आप ए.आर. रहमान के साथ भी खड़े होइए। सिलेक्टिवली उन चीजों को लेकर टारगेट मत कीजिए, देश को बदनाम मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल, बहुत बहुत शुक्रिया अबू आजमी, नगमा, अशोक पंडित, अनिल शर्मा, तवलीन सिंह, आप सबका आज ताल ठोक के में आने के लिए। बहुत छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जी न्यूज पर जारी रहेंगी। और आज सबसे बड़ी कवरेज है आमिर खान के इस असहनीय बयान पर, तो रात 8 बजे भी एक डिबेट देखना न भूलिए।